हेलो दोस्तों। क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है। इसमें हम सब लोग आज पढ़ने वाले फोटान के बारे में। फोटान क्या होते हैं, फोटान की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सभी चीज़ों के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे इसमें डाउट हैं, उन डाउट को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो एक एक चीज़ों को आराम आराम से समझेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शुरू करते हैं। फोटान फोटान क्या होता है? प्रकाश तरंग में जो ऊर्जा होती है वही फोटान। प्रकाश तरंग में जो ऊर्जा चलती है, ऊर्जा आती है, ऊर्जा मिलती है प्रकाश तरंगों से हमको, वो फोटान ही होता है, फोटान ही होता है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं ऊर्जा के बंडल होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं। प्रकाश तरंगे अपने साथ ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को लेकर चलते हैं, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। ठीक है, 11 की केमिस्ट्री में भी हम सब लोगों ने पढ़ा। और इन फोटान की जो ऊर्जा होती है भैया, इन फोटान की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E इज टू एच न्यू होती है। न्यू होती है इसकी आवृत्ति, किसकी? प्रकाश। ठीक है, और जाहिर सी बात है प्रकाश एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा किसके रूप में हम यहाँ पढ़ने वाले? फोटान या क्वांटा। तो अगर कहीं पर भी फोटान या क्वांटा की बात आ रही है तो उसकी ऊर्जा हमेशा E इज टू एच न्यू होती है। ठीक है भैया, क्लियर बात? अब इसके अभिलक्षण देखते हैं। इसके अभिलक्षण क्या है? अगर किसी प्रकाश स्रोत, एक बल्ब ले लेते हैं जो कि एक प्रकाश स्रोत होता है, उससे अगर विकिरण निकलेगी, रेडिएशन निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, वो फोटानों के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, वो किसके रूप में उत्सर्जित होगा? फोटानों के रूप में। यहाँ पर हमने तरंग माना है। क्या माना है? तरंग माना है। फोटान तरंग माना है। फोटान प्रकाश स्रोत से निकलेगा, ये तरंग रहेगा, जैसे ही धातु पृष्ठ से टकराएगा उससे कण उत्सर्जित होंगे। ये चीज पता, वो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, समझ में आएगा? तो वहां पर जो फोटान होगा वो कण जैसी, वहां पर जो फोटान जब ऊर्जा दे देगा, जिसको ऊर्जा देता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? कण ये होती है। आगे चल करके हम ये भी जानेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी प्रकृति कण और तरंग दोनों जैसी होती है। ये डी ब्रागली ने बताया। ठीक है, क्लियर है? किसी स्रोत से अगर कोई प्रकाश स्रोत है, उससे कोई प्रकाश निकलता है, विकिरण निकलता है, तो वो फोटानों के रूप में उत्सर्जित होगा, यानी उसकी ऊर्जा फोटानों के रूप में आगे बढ़ेगी। फोटानों के रूप में। फोटान कुछ है नहीं, ऊर्जा है। समझ में आई बात? ठीक। अब तरंग में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे कणों में ये ऊर्जा विद्यमान होती है, क्वांटा या फोटान। ठीक है, अब उत्सर्जित सभी फोटानों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इन फोटानों का जो वेग होता है वो सूर्य निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर इसकी चाल इतनी ज्यादा है, अगर इसकी चाल इतनी ज्यादा, तो जाहिर सी बात इसका द्रव्यमान तो बहुत कम होगा। भाई इतनी चाल तो असंभव है ना। कोई अगर जो कण है, किसी के पास अगर द्रव्यमान है, वजन है, तो वो इतनी चाल से तो चल नहीं पाएगा। इसीलिए फोटान का विराम द्रव्यमान का मान शून्य होता है। ये याद रखिए, विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, फोटान जो होते हैं वो द्रव्यमान रहित होते हैं। द्रव्यमान रहित होने का मतलब होता है कि द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक, लेकिन कौन सा द्रव्यमान? विराम द्रव्यमान शून्य होता है, विराम द्रव्यमान। अब विराम द्रव्यमान शून्य होता है, दो तरीके के द्रव्यमान होते हैं, एक विराम द्रव्यमान और दूसरा होता है द्रव्यमान। ठीक भैया, तो फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अगर विराम द्रव्यमान शून्य होता है तो विरामावस्था में आकर के ऊर्जा भी शून्य हो सकती है। लेकिन ऐसा केस कभी आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। अगर धातु को फोटान ऊर्जा देगा तब भी वो रुकेगा नहीं, उसका वेग थोड़ा सा कम होगा, उसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम होगी, लेकिन वो रुकेगा नहीं। ठीक है, ये चीज है, यानी ऊर्जा कभी शून्य नहीं होगी, वेग शून्य नहीं होगा, जिसके कारण विराम द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। ये चीज माना गया है, एकदम अभी से पूरा स्थापित नहीं हुआ ये नियम। ठीक है, कि हाँ इसका विराम द्रव्यमान शून्य ही होता है। क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें,
बहुत सारी कठिनाइयाँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो ये चीजें आप जितनी गहराई से सोचेंगे उतना ही डाउट आने लगेगा। ठीक है, तो आराम आराम समझना है। ठीक, तो विराम द्रव्यमान का केस कभी फोटान के लिए आएगा ही नहीं, बस ये मात्र परिकल्पना है। यहाँ फोटान का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान शून्य हो सकता है। तो फोटान जो विराम द्रव्यमान होता है वो फोटान के द्रव्यमान रहित प्रकृति को दर्शाता है। विराम द्रव्यमान जो होता है फोटान की द्रव्यमान रहित प्रकृति को दर्शाता है। द्रव्यमान रहित प्रकृति का मतलब है द्रव्यमान शून्य दर्शाता है। द्रव्यमान रहित मतलब शून्य, द्रव्यमान हीन मतलब है द्रव्यमान लेकिन बहुत ही कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अल्फा कण इनकी बात। ठीक है, दो चीजें होती है, द्रव्यमान रहित द्रव्यमानहीन। द्रव्यमान रहित मतलब जीरो और द्रव्यमानहीन मतलब बहुत ही छोटा द्रव्यमान। आगे फोटॉन का द्रव्यमान अब याद रखिए ये विराम द्रव्यमान है, लेकिन अगर फोटॉन गति कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तब उसका द्रव्यमान जो है रुकेगा तो द्रव्यमान शून्य है, लेकिन गति करेगा, भाई रुका है कोई कण तो उसका द्रव्यमान शून्य है। जैसे ही वो गति करेगा उसके पास द्रव्यमान आ जाता है। कैसे आ जाता है वो चीज, भाई ऊर्जा किसी की भी शून्य तो हो नहीं सकती, ये चीज याद रखिए। अगर इसके पास ऊर्जा है E = hν, तो E = mc भी सही होना चाहिए, E = mc² भी सही होना चाहिए। ये तो जीरो होगा नहीं इसके द्वारा, वो जीरो हो जाए ऊर्जा, इसके द्वारा जीरो हो जाए, होगा नहीं। होगा क्या इसमें, इसके लिए हम देखेंगे। वो तो बताता है कि ऊर्जा जीरो होगी ही नहीं। फोटॉन की ऊर्जा न्यू के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर आती है, ना कि द्रव्यमान के आधार पर ली जाती है। ये चीज याद रखिए। फोटॉन का द्रव्यमान, फोटॉन का द्रव्यमान इसकी गति और ऊर्जा पर निर्भर करता है। E = mc², ठीक है, E = hν में आवृत्ति पर निर्भर करता है। फोटॉन का द्रव्यमान इसकी गति यानी वेग और ऊर्जा पर निर्भर करता है, इन दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात जब फोटॉन गति में होता है, फोटॉन गति करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो द्रव्यमान होता है इसकी ऊर्जा व गति के कारण बढ़ जाता है। याद रखिए, फोटॉन चलेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। फोटॉन चलेगा तो उसके पास द्रव्यमान आ जाता है, फोटॉन रुकेगा द्रव्यमान शून्य हो जाता है। और ये ऐसा केस आएगा नहीं, फोटॉन बहुत ही निम्न अवस्था में, फोटॉन किसी ऐसे पदार्थ में प्रवेश कर जाए जिससे वो बाहर ना निकल पाए। कुछ ऐसे पदार्थ है जिनमें अगर फोटॉन चला गया तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ ऐसे माध्यम है जिनमें फोटॉन चला गया तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वहां पर उस केस में जाकर के उसका वेग जीरो हो सकता है, उसकी ऊर्जा जीरो हो सकती है, उसका द्रव्यमान जीरो हो सकता है, अर्थात वहां विराम द्रव्यमान का केस आ सकता है। बाकी यह केस आएगा नहीं। अब एक चीज और है, जो द्रव्यमान होता है विराम द्रव्यमान फोटॉन की द्रव्यमान रहित प्रकृति को दर्शाता है, जीरो द्रव्यमान को दर्शाता है। लेकिन द्रव्यमान, दो द्रव्यमान होते हैं m और m0। द्रव्यमान ऊर्जा व गति को दर्शाता है, द्रव्यमान ऊर्जा और गति को दर्शाता है। ये चीज याद रखिए। फोटॉन आवेश रहित है, आवेश रहित मतलब फोटॉन का आवेश जीरो होता है। ठीक, आगे अभी हम पढ़ेंगे किसी प्रकाश स्रोत की तीव्रता कितनी होती है कोई, और ये भी समझेंगे कि प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या क्या होती है, वो सभी देखेंगे फार्मूले। पहले हम देखेंगे फोटॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। आवृत्ति एक फोटॉनिक तरंग है तो जाहिर सी बात इसकी कुछ न कुछ तरंग दैर्घ्य होगी। हर एक कण की तरंग दैर्घ्य होती है, हर एक कण की आवृत्ति होती है। दुनिया में कोई ऐसा कण नहीं जिसका आवृत्ति ना हो, कुछ न कुछ होनी ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में। तो इसके लिए हम, क्योंकि ये फार्मूला पढ़ें, डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, फोटॉन की प्लांक के अनुसार, प्लांक एक वैज्ञानिक के अनुसार जो फोटॉन की ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा प्लांक के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा ई, फोटॉन की ऊर्जा को ई से लिखा गया, बराबर होता है h × न्यू। h होता है प्लांक नियतांक, h क्या है, प्लांक नियतांक।
और इसका मान आप सब लोगों को बोर्ड एग्जाम के पेपर में पीछे लिखा देखने को मिलेगा। पीछे लिखा हुआ होता है प्लांक नियतांक। वैसे जानकारी के लिए बता दें, इसका मान जो होता है 6.6 × 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, ये मान 6.62 भी बहुत जगह लिखा होता है, कोई दिक्कत। ये हो गई फोटॉन की ऊर्जा E = h न्यू होती है आवृत्ति। आवृत्ति न्यू बराबर होता है c/λ। पढ़े हो, फार्मूला बताया था। E = कितना हो जाएगा, h न्यू, या फिर कहें h न्यू का मान c/λ। अरे 11 में फार्मूला पढ़ा था कि v बराबर f λ। v है वेग तरंग का, f है तरंग की आवृत्ति और लैम्डा है तरंग की तरंग दैर्ध्य। एक चक्कर में जो लंबाई होती है तरंग, एक चक्कर में जो तरंग की लंबाई होती है वही होती है तुम्हारी तरंग दैर्ध्य। और एक चक्कर, एक सेकंड में कितने चक्कर आए उसकी संख्या जो है ये, या कंपन कितने आए उसकी संख्या आवृत्ति है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आवृत्ति को किससे लिखा गया है, न्यू से। अब क्योंकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तो इसकी चाल को हम सी से लिखेंगे। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बटे में चला जाएगा, c/λ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्योंकि ये चीज हमने पढ़ा है, फोटॉन का द्रव्यमान इसकी गति और ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार क्योंकि फोटॉन के पास ऊर्जा है और फोटॉन के पास वेग भी है, तो जाहिर सी बात फोटॉन के पास द्रव्यमान भी आ जाएगा अगर गति कर रहा है। किसके रूप में आएगा, E = mc²। भाई m हो गया गति करते फोटॉन का द्रव्यमान, यही चीज तो हमने बताया था, ऊर्जा व गति के कारण द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा है, गति है, द्रव्यमान आने वाला है। ठीक है, क्लियर है बात। ये गति के लिए, ना कि विराम द्रव्यमान के लिए, ये गतिक द्रव्यमान के लिए। दोनों की तुलना कराएंगे अगर समीकरण 1 और 2 की, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो mc² बराबर कितना हो जाएगा, hc/λ। c से c खत्म, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किए ले रहे हैं। लैम्डा ऊपर गया क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमको चाहिए, और h बटा mc कहाँ आ जाएगा, नीचे, ये आ जाएगा इसका तरंग दैर्ध्य। अब क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग होता है, ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। द्रव्यमान m है फोटॉन का, और फोटॉन की चाल कितनी है, c। द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग, तो लिख लेना फोटॉन का संवेग है ये m × c। p क्या है, फोटॉन का संवेग। फोटॉन का संवेग, तो फोटॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी आती है, h/p होता है, h/p। या फोटॉन का अगर पूछा जाए संवेग तो p बराबर h/λ, p बराबर h/λ। तो ये संवेग और तरंग दैर्ध्य दोनों के लिए फार्मूला हो गया भैया। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, कुछ जगह और है कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान, फोटॉन की ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में भी नहीं लेते। फोटॉन के पास ऊर्जा है, फोटॉन के पास चाल है, तो फोटॉन की ऊर्जा ये संशोधित जो है, अब इस समय E = PC लिया जाता है डायरेक्ट। E है ऊर्जा, P क्या है तुम्हारा संवेग, और C क्या है चाल। ठीक है, तो E = mc² ना लेकर के E = PC ले लिया जाता है भैया। E = mc², ये बताने लगता है इसका, तो ये तो द्रव्यमान रहित कण है, तो इसके पास द्रव्यमान आएगा कहाँ से, तो द्रव्यमान इसकी ऊर्जा, अभी आगे पढ़ेंगे आप सब लोग,
आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत ये है कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही द्रव्यमान है। इन्होंने यही बताया कि जो द्रव्यमान है वही ऊर्जा है और जो ऊर्जा है वही द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान कम होगा तो ऊर्जा कम हो जाती है किसी भी पदार्थ हर एक चीज की। ठीक है भैया, ये चीज याद रखिए। तो E इक्वल्स टू पी सी भी ले सकते हैं। अब एच सी अपान लेमडा पी सी के इक्वल, सी से सी खत्म, पी का मान आ जाएगा एच अपान लेमडा और लेमडा बराबर एच अपान पी आ जाएगा। ये भी हो जाएगा। तो अब आगे चल करके अभी बुक आगे जब आएंगी तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर धीरे 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 सब चीजें आ रही हैं। अब तो आइंस्टीन चले गए, नहीं तो ये सभी चीजें जो आई हैं इस सब के सब खत्म हो जाती। जो डाउट आए ये अभी तक अब तक ना रहते। तो ये चीज याद रखिए, द्रव्यमान किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है तो द्रव्यमान तो शून्य नहीं होगा। ये चीज याद रखिए, किसी भी भाई पदार्थ, तभी तो वो पदार्थ की कैटेगरी में आएगा और ये कोई पदार्थ नहीं है। ये एक प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा का बंडल होता है। जैसे एक बिस्किट के पैकेट होती है ऐसे ऊर्जा की पैकेट होती है। ठीक है, तो प्रकाश अपनी ऊर्जा कहाँ रखता है तरंग में? वो रखता है बंडलों में और उन बंडल का नाम इन्होंने क्या दिया? फोटॉन या क्वांटम। ये थे। अब हम सब लोग देखेंगे कि प्रति सेकंड किसी स्रोत की तीव्रता, प्रकाश स्रोत की तीव्रता कितनी होती, और ये भी देखेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले फोटॉनों की संख्या कैसे निकाली जा सकती है, वो भी देखते हैं। ठीक है भैया, लास्ट से चीज पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल मीनिंग होगा। ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या, प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या E बराबर क्या पढ़ेंगे? E बराबर एच न्यू। हमने मान लिया कि एच न्यू बहुत सारे, भाई एच न्यू हम कह सकते हैं फोटॉन की ऊर्जा होती है। एच न्यू फोटॉन की ऊर्जा होती है, लेकिन कितनी? एक फोटॉन। एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है। अगर एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू है तो दो एच न्यू हो जाएगी। तीन फोटॉन की ऊर्जा 3 एच न्यू, और ऐसे एन फोटॉनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी? एन एच न्यू। ठीक है, ये चीज तो पढ़े। अब एक चीज और बताया था कि ऊर्जा ही क्या होती है? कार्य। ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? कार्य। और एक पढ़ाया था फार्मूला सामर्थ्य, फर्स्ट पेपर में, सामर्थ्य या शक्ति, शक्ति या सामर्थ्य। बल्ब देखे हो ना कितने वाट का है? तो P बराबर क्या पड़ेगा? W अपॉन T। W कार्य, कार्य ही क्या होती है? ऊर्जा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? N H न्यू अपॉन कितना आ गया? T। और अगर हम N अपॉन T निकालेंगे, भाई प्रति सेकंड, जो प्रति का मतलब प्रत्येक सेकंड, एक सेकंड, जो जिसका मान भी एक होता है उसको हम बटे में डालते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो P बराबर है वो एन एच न्यू अपॉन टी है। एन अपॉन टी बराबर करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? एन अपॉन टी। ये एच न्यू टी के बटे में चला जाएगा, टी के बटे में कितना चला जाएगा? एच न्यू। ठीक, टी के बटे में एच न्यू, तो एन अपॉन टी बराबर पी के बटे में एच न्यू क्या थी? ई ही तो था, एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू। ठीक है, और P बटा एच न्यू भी लिख सकते हैं या सी अपान लेमडा भी लिख सकते हैं। ये मिल गया आपको फार्मूला। ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या अर्थात n अपान टी इक्वल्स टू P अपान एच न्यू या P अपान E होता है। P है सामर्थ्य, सामर्थ्य। ठीक है भैया, चलिए अब हम प्रकाश की तीव्रता देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता मतलब कि जो बल्ब लगा है वो कितने वाट का है। ठीक है, इसका फार्मूला आप सब लोगों को 11 में पढ़ाया गया फिजिक्स से। किसी तरंग की तीव्रता, प्रकाश एक तरंग है तो जाहिर सी बात इसकी तीव्रता कितनी होगी? ये बराबर होता है P अपॉन ए के बराबर। किसके इक्वल होता है? P अपॉन
एक इक्वल होता है। और अभी हम सब लोगों ने पढ़ा है कि P बराबर कितना होता है, E अपॉन Q। P बराबर होता है E अपॉन ए पहले से ही था और गुणा में T। हो गए, ठीक है। और P बराबर, एक चीज और पढ़ी, P बराबर N एच न्यू क्या था, E था। P बराबर N E भी होता है। एच न्यू तुम्हारा क्या था, एच न्यू तुम्हारा क्या था, एच न्यू था तुम्हारा ऊर्जा। एच न्यू क्या थी, फोटॉन की ऊर्जा। बटे में टी का मतलब है प्रति सेकंड, टी बटे में है, कोई दिक्कत नहीं, प्रति सेकंड। अगर तुम फोटॉनों की संख्या निकालोगे, उसको 5 सेकंड कह रहा है तो 5 से भाग करो। प्रति सेकंड निकालना, 1 सेकंड निकालना, वो 5 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक। तो उसको 5 से भाग करो, जितना भी समय दिया जाए फोटॉनों की संख्या निकालो, समय जितना दिया जाए उससे भाग करो। फोटॉनों की संख्या, ये एन का फार्मूला होता है, एन का फार्मूला इतना, एन का फार्मूला इतना। लेकिन अगर एकांक समय की बात, अरे भैया टी समय में कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं, एन। 1 सेकंड में कितने होंगे, एन अपॉन टी। 5 सेकंड कह रहा है तो एन निकाल लो पहले, इससे निकालो एन, उसको 5 से भाग करा लो। बात तो वही हुई ना, बटे में टी है ना, बात तो वही हो जाएगी, एन अपॉन टी प्रति सेकंड हो गया, ठीक। तो ये टी लिखो चाहे ना लिखो। और क्या होता है, एन ई होता है, क्या होता है, एन इंटू ई होता है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या। अच्छा एक चीज और, यहाँ से आई बराबर, आई समानुपाती हम किसके देख सकते हैं, एन। ई कांस्टेंट माना जाए, ए कांस्टेंट माना जाए, टी तो प्रति सेकंड फिक्स है, तो आई समानुपाती कितना हो जाएगा, एन। यानी आवृत्ति बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती, आवृत्ति बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती। आवृत्ति नहीं, फोटॉनों की संख्या, फोटॉनों की संख्या। हम ये भी कह सकते हैं कि तीव्रता बढ़ने से फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, तीव्रता बढ़ने से फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। अब ये क्या है, कोई एक धातु ले लो, उस धातु के एकांक क्षेत्र, उस धातु का जो क्षेत्रफल वही तुम्हारा है, जिस धातु पर प्रकाश पड़ रहा है ये उसी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये P क्या है, पावर, बल्ब कितने वाट का है, प्रकाश कितने वाट का है, ये चीज यूज किया गया। I क्या है, उससे तीव्रता देने के लिए। E क्या है कि उसमें कितना जो है धातु पर, धातु का क्षेत्रफल कितना है, A। और P तो तुमको पता है, ये चीज फोटॉनों की संख्या, I फोटॉनों की संख्या, ये फोटॉनों की संख्या I पर डिपेंड, तीव्रता बढ़ाएंगे फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग आगे जो डी ब्रागली तरंग पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करके चैप्टर खत्म कर देंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।